हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 सिविक्स से चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इससे पहले के 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इस चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और 3 चैप्टर को वहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इससे पहले वर्ल्ड मैप दे रखा है और इंडिया की और ये जो साउथ अफ्रीका कंट्री है ये पूरा का पूरा इसकी लोकेशन दे रखी है। अब देखते हैं, क्योंकि इन्हीं के बारे में डिस्कस होगा पूरे चैप्टर में। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत जो कि गोरे लोग हैं, आश्वेत काले लोग, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कि भारतीय जो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की है। आगे देखते हैं, जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया, इसलिए दक्षिण अफ्रीका को यहाँ बताया गया कि एक्जैक्टली है कहाँ पे। माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल की स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम जो है हेक्टर पीटरसन था। पीटरसन है। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया माया को बड़ा झटका लगा जब उसे ये सारी चीज़ पता चली। तो उसने अपनी माँ से पूछा क्यों। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। ये डेफिनेशन है इसकी। रंगभेद होता क्या है? मतलब स्किन टोन के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। जितने भी तरीके के लोग रहते थे वो समूह में अलग अलग बटे हुए थे। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो सबके लिए नहीं थी, सिर्फ जो है श्वेत लोगों के लिए थी। यहाँ तक पढ़ा हमने, इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अब थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा इनमें कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो श्वेत और अश्वेत लोग थे इनके हॉस्पिटल्स भी अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियाँ भी जो थी अलग अलग थी, एम्बुलेंस अलग थी। श्वेत लोगों के लिए वो गाड़ियाँ होती थी जिसमें सारे के सारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, वो थे। और जो अश्वेत लोग थे उनकी गाड़ियों में ऐसा कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इनकी जो रेल और बसें थी वो भी अलग थी। इवन इनके बस स्टैंड तक भी जो थे अलग होते थे। आगे देखते हैं। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी, कोई वोटिंग राइट नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे अच्छी ज़मीनें जो है श्वेत लोगों को थी, आरक्षित थी। और खेती के लिए जो सबसे बकवास और सबसे घटिया किस्म की जो ज़मीनें थी वो अश्वेतों को मिली हुई थी। आगे दे रखा है इसमें, लोगों को अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। यहाँ पे खाली श्वेत और अश्वेत नहीं, इंडियंस के बारे में भी बताया हुआ है कि जो ये श्वेत लोग थे ये अश्वेत और भारतीयों को अपने जैसा मानते ही नहीं थे, भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। अलग से ऐसा एरिया भी था जहाँ पे अश्वेत लोग रहते थे। उस एरिया का नाम था, एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो, जहाँ पे सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। जो ये बच्चा था हेक्टर पीटरसन वो भी यहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है। श्वेत लोगों की भाषा थी अफ्रीकन्स। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। जुलू जो थी अश्वेत लोगों की भाषा थी। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था, इसलिए उसको गोली लगी थी। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई, जिसमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वो मारा गया। ये जो घटना है ये 16 जून 1976 की घटना है। आगे देख लेते हैं। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और वे इसी संघर्ष के दौरान जेल में भी रहे थे। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। कब बना? 1994 में। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ये कितने कितने तरीके के मतलब कैसे कैसे भेदभाव होते थे। अस्पताल इनके अलग होते थे, इनकी गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ थी वो अलग होती थी। वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। अच्छी ज़मीनें श्वेतों को मिली हुई थी और जो गंदी सी घटिया किस्म की जो ज़मीनें थी वो अश्वेतों को मिलती थी। रेल और इनके जो है बस स्टैंड्स वगैरह सारे अलग होते थे। अब देखते हैं, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। इसमें कुछ पोर्शन जो है कट गया है, बट मैं एक बार रीड कर दूंगी जिससे कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं। आपने पिछले पार्ट में पढ़ाई है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जो है जो ये प्रतिनिधि हैं वही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि जो है निर्णय लेते समय लोगों के बारे में और उनकी जरूरत और उनकी मांग का जो है जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो ये रिप्रेजेंटेटिव है ये इन्हीं लोगों के बीच में से चुन के आए होते हैं, इसलिए। अब देखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 साल है। 5 साल के लिए गवर्नमेंट चूज की जाती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 साल तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। एक बार जो 5 साल का इनका टेन्योर है ये पूरा हो जाता है तो फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। अगर ये सरकार फिर से जीत के आती है तो ये जो है सत्ता में रह सकती है। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। कौन सी ताकत? वोट देने की ताकत। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अगर ये टेन्योर या कोई एक ऐसा कार्यकाल वो ना हो, निर्धारित ना हो, फिक्स ना किया जाए तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप आने का खतरा रहता है। इसलिए 5 साल तक इनका जो है टाइम पीरियड फिक्स होता है। और ये भी है कि 5 साल के अंदर अंदर सरकार है ना लोगों के लिए काम करने की कोशिश भी करती है। पूरा पूरा जो है अपना काम करके दिखाती है कि हमने आपके लिए किया, ताकि दोबारा से लोग इनको वोट दें और दोबारा से इनको सत्ता में लेके आएं। तो ये एक डर भी बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके। एक तरीका हमने देखा, वोट देके हम इसमें जो है गवर्नमेंट में सीधी सीधी भागीदारी अपनी दिखाते हैं। और क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं? पढ़ते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके हैं।
और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। रुचि लेके इन द सेंस मतलब हमें पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है, और आलोचना करना, जो उनकी कमियां हैं उनको बताना। आलोचना करना एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है। अगर हम किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सरकार है वो 100% सही है। इसका मतलब है वो देश या वो जगह वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना करना एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। तो देखते हैं आगे, दो चीज़ देखिए हमने इसमें क्या रखा है कि इंटरेस्ट लेके और आलोचना करके। इसके बाद है, अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था। लोगों ने अपना विरोध बौद्धिक के रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान मतलब जिसमें जो शिकायत है लिख दी जाती है, जो भी डिमांड है वो लिख दी जाती है, नीचे जो लोग हैं साइन कर देते हैं, इसे हस्ताक्षर अभियान कहते हैं। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए। सरकार ने बताया कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, लोगों को समझाने की कोशिशें की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग जो है माननी पड़ी। तो बिजली के जितने भी दाम बढ़ाए गए थे वो घटाने पड़े। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। आम जनता ने ही चुनकर उनको सरकार में भेजा है, इसलिए ये जनता की टुवर्ड्स क्या है, आंसरेबल है, अकाउंटेबल हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। और तरीके देख लेते हैं, जैसे कि धरने देना, जुलूस निकालना, हड़ताल करना, हस्ताक्षर अभियान करना, और जो है आंदोलन वगैरह भी सारे इसी में आ जाएंगे, आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अब देखते हैं, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, जब हम देखते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, जिसमें है पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, तो चौथा स्तंभ है ना हमेशा मीडिया माना जाता है। मीडिया इसलिए माना जाता है कि मीडिया के थ्रू ही जो आम जनता है, जो लोकल आदमी है, जो है लोग जो जिनको इतनी समझ नहीं है, तो उनको भी पता चलता है कि सरकार में चल क्या रहा है। तो ये चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। वही बताया हुआ है, जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वह यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, बट बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता कई बार कि हो क्या रहा है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है। जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती देता है। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए क्या है, हाँ, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज इनके लिए बनाई जाती है, अगर इनको अच्छी नहीं लगती तो ये सारे के सारे आंदोलन कर सकते हैं। लोकतंत्र की एक विशेषता है कि जो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लग रही है, हमारे हित में नहीं है, तो हम उसको बता सकते हैं। ये प्रदर्शन करने का तरीका है कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद, तो ऐसे लोग जो है आंदोलन भी कर सकते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि जो सरकार में कमियां है वो टाइम टू टाइम ठीक होती रहती है, अगर सरकार चाहे तो। अगली बार अगर हमें शायद ये आगे दे रखा है कि अगर हमें कहीं भी कोई जुलूस वगैरह दिखे, तो हम कोशिश करें कि मतलब पता करने की, ये कि इसका मेन मोटिव क्या है, ये क्या मुद्दा है, ये किस चीज़ के लिए जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब है विवादों का समाधान। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है तो उसका सोल्यूशन कैसे करेगी गवर्नमेंट, वो देख लेते हैं। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। जब भी दो समूहों में टकराव होता है तो एक समूह ये मानता है कि दूसरे समूह को तभी रोका जा सकता है जब तक वो अपने बल का प्रदर्शन ना करें, अदरवाइज वो भी नहीं मानेंगे। तो यही बताया गया हिंदू लाइनों में। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, एक बैलेंस नहीं बन पाता, तब ये जो है क्रिएट होता है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वे विवादों का समाधान करें। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें। अब जो ये है, ये नॉर्मल चीज़ बताई गई है। अब देखते हैं इनको रिलेट करके जो एक्चुअल फैक्ट है उन पे देखेंगे और देखेंगे सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलेंगे, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस में लोग जो है उत्तेजित हो जाते हैं। तो इनमें जो है पुलिस की भूमिका बता रखी है कि जो पुलिस है वो सुनिश्चित करती है कि आपस में टकराव ना हो। दोनों जो है पक्ष हैं, उनके जो मेन लोग हैं उनको बिठा के करवा लेती है कि बात कर लेते हैं, जिससे कि ये जो बात है ये उसमें ना बदले, लड़ाई झगड़े में ना कन्वर्ट हो। इसलिए आगे देखते हैं, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इसको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। रूल्स रेगुलेशन है, अगर उनको मानेंगे तभी जो है पीस बन पाएगी, एक बैलेंस जो है एस्टैब्लिश होगा सोसाइटी में। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्य से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदियाँ गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। अब देखते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु जो स्टेट है उनके बीच में कावेरी रिवर है, उसके पानी को लेकर जो है ये विवाद है। कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की भी जो है ज़रूरतें पूरी होती है। कर्नाटक में कौन सा जो है बांध है, कृष्णा सागर बांध है, हमें ये याद रखना है। तमिलनाडु के मेटूर बांध से भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है, और जो तमिलनाडु है उसमें है मेटूर बांध। आगे देखते हैं, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। नदी का नाम है कावेरी नदी।
कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। जो नदी है, ये अगर रिवर है तो ये जो है कृष्णा सागर बांध है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ तमिलनाडु का मेरुट बांध है निचले छोर पर, इससे नीचे। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो हाइट पे है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए है, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेट जो है गवर्नमेंट है इसमें इंडल्ज, तो अब आएगी यूनियन गवर्नमेंट। राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अगर ये आपस में करेंगे तो ये ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बीच में आके इसका निपटारा करेंगी। आगे का जो है टॉपिक वो है समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचार में से एक है उसका न्याय एवं समानता। हमने देखा जो हमारे अधिकार है उसमें सबसे पहला वाला जो अधिकार, समानता का अधिकार, जो हमने देखा था 14 से 18 है, वो के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर असमानता रहेगी तो न्याय मिल नहीं सकता है, और अगर अन्याय चलता रहेगा तो समानता नहीं है, हम उसको कहेंगे कि समानता है। आगे देखते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा, जो कि अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 में आती है। अब कानून द्वारा इस पर जो है रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों तक में जो है घुसने नहीं दिया जाता था। अंबेडकर जिनके बारे में हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और अन्य कई लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा जो है अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरतों को पहचानती है। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि अब यहाँ पे जेंडर के बेस पे भी दिखाया जाएगा। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के रूप में है, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है, ताकि ये जो है एजुकेशन ले सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सके, और ये कहीं ना कहीं जो भेदभाव चल रहा है ये समाप्त हो सके। अब इसके नोट्स देख लेते हैं हम। वैसे तो हमने पूरे इस चैप्टर में देख ही लिया है क्या इंपॉर्टेंट था, फिर भी देख लेते हैं। पहले बताया गया है जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है दक्षिण अफ्रीका का, सोवेटो, यहाँ पे जो है आश्वेत लोग रहते थे, और जो श्वेत लोग थे उनकी जो भाषा थी अफ्रीकन्स थी, और आश्वेतों की थी जुलू। और 1976 तक भी यहाँ पे जो है रंग भेद की नीति थी, और स्किन टोन के आधार पर जो है भेदभाव करते थे, स्किन के उस पे, कलर पे। आगे है लोकतांत्रिक होने का अर्थ क्या है, कब हम कह सकते हैं कि ये कोई देश लोकतांत्रिक है या नहीं है। इसमें देखेंगे भागीदारी, लोगों की भागीदारी होती है। चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और यही प्रतिनिधि कहीं ना कहीं आंसरेबल होते हैं जो भी ये निर्णय लेंगे उसके लिए। भागीदारी की और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि रुचि लेना था, आलोचना करना था, धरने देना था, हड़ताल करना था, हस्ताक्षर अभियान था, ये सारे के सारे थे। और ये लाइन हमने अभी पढ़ी है इसी चैप्टर में से। उसके बाद देखते हैं दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज भी जो है एक दबा हुआ वर्ग है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, और इसमें महिलाएं भी जो है आती हैं। आगे देखते हैं विवादों का समाधान। जब हमने देखा तो ये किस बेसिस पे हो सकता है, संस्कृति के आधार पर, अगर कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, कोई किसी अलग रीजन से बिलोंग करता है, किसी का बैकग्राउंड अलग है। आगे यही था जो स्टेट का दो स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट था, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी रिवर को लेकर जो डिस्प्यूट था वो बता रखा है। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है रिवर है कावेरी। कर्नाटका पे जो है कृष्णा सागर बांध है, इसका इस्तेमाल जो बेंगलोर शहर भी करता है, और ये जो है तमिलनाडु, इसमें मेटूर बांध है, ये निचले छोर पर था, ये ऊपरी छोर पर था। और ये क्या बताया था इसमें, तमिलनाडु का जो डेल्टा वाला पोर्शन है ये सिंचाई के लिए यही पानी यूज करता है। मेट्रो बांध में पानी तभी भरा जा सकता है, वही सिचुएशन कंडीशन बताइए कि ऊपर ये है, नीचे ये बीच में कावेरी है। अगर ऊपर से पानी छोड़ा जाएगा, मतलब कर्नाटक से पानी छोड़ा जाएगा, तभी ये तमिलनाडु तक आ पाएगा, और ये जो पूरा पानी का है यूज लोग कर पाएंगे। इस पर विवाद है, आज भी जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। इस स्थिति पर राष्ट्रीय सरकार ने कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों का समाधान हो सके। तो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।